नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में और टेस्ट तिहार के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से रोज 10 से 15 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये जो सीरीज में जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो प्रीवियस ईयर में सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में आए हुए हैं, जिसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं। और इस सीरीज से जो क्वेश्चन है वो आपके आने वाले एग्जाम एडीआई, सीजीएसआई, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, आबकारी आरक्षक, अमीन, प्रयोगशाला और भी अलग अलग सीजी व्यापम के एग्जाम और सीजीपीएससी के आने वाले एग्जाम के लिए तैयार कराते हैं। तो आइए आज का हमारा क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। आप इस टेस्ट तिहार के सीरीज के साथ बने हुए हैं और अभी तक हमने 36 ये टेस्ट तिहार की सीरीज को कंप्लीट कर चुका है, जो कि प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा और इस सीरीज का 371 नंबर का क्वेश्चन होगा। आज हम 37 नंबर का सीरीज करने जा रहे हैं और कोशिश करें कि सुबह 9 बजे आप सभी हाजिरी दे दें, ताकि हम लाइव जुड़ सकें और क्वेश्चन आंसर भी कर सकें। कमेंट बॉक्स में आपका हमेशा क्वेश्चन आंसर इन्वाइटेड रहेगा। चलिए आज शुरू करते हैं आज का यह सीरीज। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने पर सरकार ने रायपुर जिला काउंसिल को कब भंग कर दिया? देखिए, आप सभी को पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन लगभग 1932-33 में चल रहा था। इस समय राजनीतिक संगठन जो कांग्रेस है वो काम कर रही थी और वो जो सरकार के खिलाफ जो है, मतलब उस समय की ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काम करती थी और भारत को आज़ाद करने के लिए। तो उस समय रायपुर जिला काउंसिल को भंग कर दिया गया था। तो वो तिथि बतानी है आपको। तो वो जो तिथि है दोस्तों, 13 अप्रैल, 2 जून, 21 मई, 12 जून। कौन सा आप बताएंगे? सीजी व्यापम के सहायक संपरीक्षक एग्जाम 2022 में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 12 जून 1930 है दोस्तों। 12 जून 1930 है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने पर सरकार ने रायपुर जिला काउंसिल को 12 जून 1930 को भंग कर दिया था। मतलब उसको जो प्रमाण दिया हुआ था, प्रमाणित किया हुआ था, उसको भंग कर दी गई थी। अगला 372 नंबर का क्वेश्चन है, इस राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रारंभिक चरण में किए गए कार्यों में असत्य कौन सा है? आपको बताना है असत्य। जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई, ब्रिटिश साम्राज्य कहने के मतलब जैसे ही मराठा का अंत हुआ, फिर ब्रिटिशों ने छत्तीसगढ़ और पूरे भारत पे शासन तो किया है ना। तो कुछ नियम बदले हैं और कुछ नियम को उन्होंने अपनाए हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। पहला है, भूमि राजस्व का 3 साला बंदोबस्त लागू किया गया। अगर आपने पढ़ा होगा आधुनिक इतिहास तो आपको याद होगा कि 3 साला बंदोबस्त अंग्रेजों ने लागू किया था। तो ये तो फैक्ट है। दूसरा है, 1862 ईस्वी में छत्तीसगढ़ संभाग का गठन किया गया। आपको ये भी बता दूं कि बरार प्रांत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया गया, जिसकी तिथि 1862 है। आप लोग ध्यान रख लीजिए, पेपर में कभी भी डायरेक्ट पूछ सकता है छत्तीसगढ़ संभाग के रूप में कब दर्जा में आया, तो 1862 में। ठीक है, अगला देख लीजिए, पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया। अंग्रेजों ने कोई भी पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था लागू नहीं किया। कुछ पद को छोड़ करके कुछ एक पद थे जो मराठों के कंटिन्यू किए, बाकी अंग्रेजों ने लगभग नया चीज किया। कलेक्टर बनाए, पुलिस अधीक्षक बनाए, तहसीलदार बनाया। ये सब अंग्रेजों की देन है। तो पुरानी व्यवस्था को उन्होंने लागू नहीं किया। रायपुर और बिलासपुर में म्युनिसिपल कमेटी का गठन किया गया। बिल्कुल सही, रायपुर और बिलासपुर 2 जगह था जहाँ म्युनिसिपल कमेटी का गठन किया। तो ये वाला एक इनकरेक्ट आंसर है, इनकरेक्ट। तो हमारे जो क्वेश्चन में पूछा है वही असत्य कौन सा है, तो उस हिसाब से आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है दोस्तों? ये भी सहायक परियोजना क्षेत्रफल में पूछा हुआ 2022 में प्रश्न में। ठीक है, 2022 के पेपर में। ये देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन है, 3 साला बंदोबस्त लागू किया, 62 में संभाग बनाया और रायपुर और बिलासपुर को क्या बनाया? म्युनिसिपल कम्युनिटी, मतलब आप नगरीय निकाय समझ लीजिए, नगरीय निकाय है ना, नगर निगम। ठीक है, और पुरानी प्रशासनिक को लागू नहीं किया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आ जाइए 373 नंबर का, रायपुर की कौन सी घटना को सूरत फूट की पृष्ठभूमि कहा जाता है? अगर आप भारतीय इतिहास पढ़े होंगे, भारतीय राजनीति, आधुनिक इतिहास, तो सूरत फूट के बारे में दिखता है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। सूरत कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसका नेतृत्व रास बिहारी बोस कर रहे थे। रास बिहारी
घोष है ना, आई थिंक घोष है, वो कर रहे थे। तो जो रासबिहारी घोष कर रहे थे, तो फिर क्या हुआ इसकी घटनाक्रम का, और ये लगभग जो है वो दिसंबर महीने में अधिवेशन हुआ था। ध्यान रखना, बहुत बारीक चीज बता रहा हूँ। दिसंबर महीने में इसका अधिवेशन हुआ था, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि छत्तीसगढ़ में एक हुए थोड़ा सा मतभेद को लेकर माना जाता है। तो देखते हैं 28 मार्च 1907 को अखिल भारतीय कांग्रेस परिषद का, नहीं ये कोई कारण नहीं है। 29 मार्च 1907 को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक, ये माना जाता है यहाँ फूट मतलब आपस में दरार का नींव या फिर पृष्ठभूमि तैयार हुई, ऐसा कह सकते हैं। 29 मार्च 1907 को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी, और उसके बाद 1 अप्रैल 1907 मजदूर आंदोलन का कोई नहीं, मजदूर सम्मेलन का कोई खेल नहीं है। यहाँ पे आंसर आपका कौन सा आया? ऑप्शन नंबर बी। 29 मार्च 1907 को जो प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का बैठक हुआ था उसमें ये जो फूट का वो तैयार हो गया, पृष्ठभूमि तैयार हो गया, क्योंकि लोग आपस में वहाँ पे बढ़ गए थे। और ये कहाँ हुआ था, एक चीज फैक्ट जान लीजिए, रायपुर में हुआ था प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक, सूरजपुट। तो 1907 की पृष्ठभूमि कहा जाता है। इसके बाद जो है कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल, दो अलग अलग धड़ों में बट गई थी सभी जगहों पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 374 नंबर का देखिए, इस राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले राजा के अधीन था? किस भोसले राजा के? अंग्रेजों का नियंत्रण कब हुआ पहले मुझे बताइए। 1818 से 1830 के बीच में अधीक्षकों की नियुक्ति की गई थी। उससे पहले सबसे पहले छत्तीसगढ़ में बिम्बा जी ने शासन किया। उसके बाद कौन आए बताओ? उसके बाद आए चिमना जी कुछ समय के लिए, ठीक है। चलो मैं इसको बहुत अच्छे से क्रम में बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए थोड़ा आंसर बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखो। अंग्रेजों के नियंत्रण के समय अप्पा जी शासन कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, अप्पा जी शासन करते 1818 से पहले 1812 13 15 में आसपास अप्पा जी शासन कर रहे थे, क्लियर है। उसके बाद अंग्रेजों को इन्होंने ट्रांसफर किया मतलब अंग्रेजों ने ले लिया, ठीक है। उसके बाद फिर 1830 से 1854 में रघुजी तृतीय आते हैं। इसको मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नीचे देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय अप्पा जी भोसले के अधीन था। छत्तीसगढ़ 1818 में प्रथम बार अंग्रेजों के अधीन आया। पहली बार छत्तीसगढ़ कब अंग्रेजों के अधीन आया माना जाएगा? 1818 में। इन्होंने अधीक्षकों के माध्यम से शासन किया। अधीक्षक मतलब पुलिस अधीक्षक, ठीक है। मतलब पुलिस अधीक्षक नहीं बोल सकते, सुप्रिटेंडेंट बस बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको सबका रोल निभाता था, कलेक्टर का भी और पुलिस का भी, जिनके तहत प्रथम अंग्रेज अधीक्षक कैप्टन एडमंड नियुक्त किए गए। प्रथम अधीक्षक कौन थे? कैप्टन एडमंड, मैंने कई बार बताया हुआ है। चलिए मैं ये वाला एक ग्राफ देकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले जब छत्तीसगढ़ में मराठा नहीं थे तो यहाँ पे कलचुरी चलता था। कलचुरी में कौन थे? रघुनाथ सिंह, है ना। एक रतनपुर के कलचुरी थे और एक रायपुर के कलचुरी थे, ठीक है। तो इन लोगों ने शासन किया। उसके बाद मराठा है छत्तीसगढ़ में। जैसे ही मराठों का आक्रमण हुआ तो सबसे पहले शासक कौन हुए भाई? आपके बिम्बा जी भोसले। बिम्बा जी के बाद कौन है कुछ समय के लिए? चिमना जी, जिसको 1 साल का शासन का। कितने साल का? 1 साल का। उसके बाद कौन आ गए? उसके बाद कुछ समय के लिए आनंदी बाई थी जो कि इसकी पत्नी थी, उन्होंने ही चिमना जी को शासन सौंपा था, लेकिन वो काम लंबा नहीं चल पाया। फिर वेंको जी ने शासन किया। वेंको जी लंबा शासन किए, लेकिन इसके जगह में कौन नियुक्त किया गया बताएं? सूबा। सूबा व्यवस्था चालू किया, इन्होंने ही सूबा व्यवस्था लाया था। तो सूबा व्यवस्था का देखो 1788 से 1818 के क्रम में यहाँ तक इन्होंने शासन किया। और इस सूबा वाले लोग ने लगभग 8 सूबेदार थे यहाँ पे। उस 8 सूबेदारों में शुरू वेंको जी ने कराया था। किसने कराया था शुरू? वेंको जी ने शुरू कराया था, लेकिन उसके बाद पुरसो जी ने कुछ समय शासन किया छत्तीसगढ़ में। फिर 1816 से 1818 के बीच में लास्ट में जो भोसले शासक थे, मराठा शासक थे, वो कौन थे? अप्पा साहेब। फिर अप्पा साहेब जो है लास्ट में उसके सूबेदार थे यादवराव दिवाकर। यादवराव दिवाकर के समय अप्पा साहेब और अप्पा साहेब के समय यादवराव दिवाकर। अब फिर 1818 से ये होता है कि फिर 1818 से दोस्तों उसके बाद आ जाते हैं अंग्रेज। ये देखो अंग्रेज,
यहाँ से अधीक्षकों का क्रम चालू होता है। फिर अधीक्षक चलते हैं, एडमंड आते हैं, एगेन्यू आते हैं, हंटर आता है, सैंडिस आता है, विल्किंसन आता है, क्राफोर्ड आता है, और ये जो है अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक होते हैं, अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक। और उसके बाद फिर पुनः मराठा शासन होता है रघुजीत तृतीय के समय। रघुजी तृतीय के समय फिर से होता है, और रघुजी तृतीय अगेन वो कहाँ नहीं आते हैं, रायपुर नहीं आते हैं, छत्तीसगढ़ नहीं आते हैं, और जिलेदार नियुक्त करते हैं। क्या करते हैं, जिलेदार नियुक्त करते हैं। और जिलेदार जो है वो फिर से 8 जिलेदार नियुक्त करेंगे, कृष्णा राव अप्पा, अमृत राव अप्पा, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इंटुक राव, सखाराम बापू, गोविंद राव अप्पा और गोपाल राव अप्पा। ठीक है, रिवीजन करो, कृष्णा राव पहले आएंगे, फिर अमृत पिलाएंगे, अमृत राव आ गया, अमृत पिलाएंगे तो भाई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी अमृत पीने आएंगे, मतलब दूसरे कम्युनिटी के लोग, इसको पढ़ाने के भाव से पढ़ा वो कर रहा हूँ, अलग से इसको ट्रीट मत करना, ठीक है। कृष्णा आएंगे, अमृत पिलाएंगे, अमृत दोनों कम्युनिटी पी लेगी, ठीक है। दुर्गा प्रसाद जी बच गए थे तो इनको भी हो गया, तो 4 ऐसे याद हो गए, है ना। फिर उसके बाद साउथ गए तो इंटुक राव जी आ गए, इंटुक राव के बाद उसका सखा आ गया, इंटुक का सखा आ गया, सखा राम आ गया, सखा के बाद कृष्ण गोपाल दोबारा आएंगे, कृष्ण गोपाल के बाद फिर से गोपाल आ गया, गोविंद गोपाल, ठीक है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, आपका ट्रिक अलग हो सकता है। जब गोपाल राव लास्ट में जिलेदार थे, जब गोपाल राव लास्ट में जिलेदार थे, तो डलहौजी ने क्या किया, हड़प नीति लगाई। क्यों? क्योंकि रघुजी तृतीय की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद डलहौजी ने हड़प नीति लगाई और कंप्लीटली पूरी तरीके से 1854 में छत्तीसगढ़ को उन्होंने कब्जा कर लिया, नियंत्रण स्थापित कर लिया, ठीक है। और फिर ये चलेगा 1947 तक, जब तक हम इसको खदेड़ ना दे छत्तीसगढ़ से। क्लियर है? ये मैंने पूरी घटनाक्रम आपको 1758 से लेके 1947 तक बता दिया, 1758 से लेके 1947 तक। यहाँ बिम्बाजी भोसले चालू हुआ था, और यहाँ पे आज़ादी, भारत आज़ाद और छत्तीसगढ़ आज़ाद के रूप में हुआ था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद रियासत काल चालू होता है, तो ये आप स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए, आपकी किताबों में भी देखे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला आ जाइए, क्वेश्चन 375 नंबर का। विद्रोह के पश्चात वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई? आपको पता है 1857 की क्रांति में पहले शहीद माने जाते हैं वीर नारायण सिंह, लेकिन ये जो है 2 बार गिरफ्तार हुए थे। एक बार संबलपुर से हुए थे, एक बार संबलपुर से हुए थे अक्टूबर महीने 1956 में, अक्टूबर 1856 में, माफ कीजिएगा 1856 में। लेकिन दोबारा जब जेल लाया गया तो वो जेल से छूट गए थे, पुलिस वालों की मदद से जेल से छूट गए थे। फिर उनको दोबारा गिरफ्तारी की गई, दोबारा गिरफ्तारी की गई, और उसके बाद जब पकड़े गए तो फांसी की सजा दे दी गई। तो इसका आंसर दोस्तों सी ऑप्शन आएगा। 2 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह को दोबारा गिरफ्तार किया गया। विद्रोह के पश्चात वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कितने तारीख हुई? 2 दिसंबर 1857 को हुई, ठीक है। वीर नारायण सिंह सोना खान के जमींदार थे, कहाँ के और कौन सी जनजाति के थे? बिंजवार जनजाति के। इसको कभी नहीं भूलना है। 10 दिसंबर को तिथि को जय स्तंभ चौक में फांसी की सजा दी गई थी, जय स्तंभ चौक रायपुर में फांसी की सजा दे दी गई थी। कारण क्या था भाई? इन्होंने अनाज लूटा था, अनाज लूटा था किसके? अपनी जनता के लिए। किससे? माखन बनिया से, माखन बनिया। आज के डेट में सोना खान कहाँ पड़ता है, कौन से जिला में पड़ता है? बलौदा बाजार, ठीक है दोस्तों। इतने सारे फैक्ट हो गए आपके पास। अगला क्वेश्चन 376 नंबर का देख लेते हैं। निम्नलिखित शासकों को उनके वंश से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो आपको नाम है शासक का और उसके वंश है। मेरे ख्याल से इसमें कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो किसी न किसी 1 या 2 राजा का नहीं जानेगा। लगभग सभी राजाओं का तो नहीं, लेकिन 1-2 राजाओं को तो आपको पक्का पता होगा। और ये देखो सीजी व्यापम FNDM एग्जाम 2018 में आया हुआ है, तो सबसे पहले जिसको जानते हो उसको लगा लो। देखिए अब प्रसन्न मात्र, ए वाला ऑप्शन देखो, प्रसन्न मात्र कौन से वंश का? अगर आपको पता है तो आप सीधा लगा लीजिए, सरबपुरी वंश का। ए का कौन सा आ गया? तीसरा। तो ए का तीसरा देखो, इसमें दिया और इसमें दिया, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर है? ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया? हट गया। उसके बाद देखो कौन सा बचा, फिर इंद्रबल, बी वाला। इंद्रबल बताओ भाई, इंद्रबल जो है सरबपुरी से ही
वो करके कौन से वंश की स्थापना की थी? पांडु वंश की स्थापना की थी, पांडु वंश। तो बी का आ गया आपका पहला, बी का आ गया आपका पहला, और इसमें तो 2 दिया है तो ये गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन जो इतने में ही निकल गया और ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो मान लेते हैं इसका लेवल और बढ़ जाएगा। तो बाहर साय देख लो, बाहर साय है ना, ये जो है किस वंश के थे? बाहर साय आपके कलचुरी वंश के थे, कलचुरी वंश के थे। और उसके बाद आपका भीमसेन राजर्षि तुल्य वंश, जिसको आरंग में पहले छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजा कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। तो आपको ऐसे मिला सकते हैं, अगर किसी एक का भी आपको ध्यान है तो आप इस प्रकार से मिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन 377 नंबर का देख लेते हैं। इस राज्य में मराठा शासन काल में मोकासा ग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मोकासा ग्राम का अर्थ क्या है? ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं। मोकासा ग्राम किसको बोला जाता है? मोकासा ग्राम राजाओं के द्वारा दिया जाने वाला ग्राम को बोला जाता है, जिसको दान के रूप में दिया जाता था। दान के रूप में दिया जाने वाले ग्राम को मोकासा ग्राम कहते हैं। इसको ना ही वन ग्राम बोलते हैं, ना ही प्रथम श्रेणी का ग्राम बोलते हैं। ठीक है, कौन सा ग्राम बोलते हैं दोस्तों? दान वाला ग्राम। ठीक है, जो दान में दिया गया गांव को। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में मोकासा ग्राम का अर्थ दान दिया ग्राम होता है। ये गांव ब्राह्मणों को दान में दिए जाते थे। किनको? ब्राह्मणों को दान में दिए जाते थे। पहले समय में ब्राह्मणों को गाय देने की प्रथा, जमीन देने की प्रथा इस प्रकार से चालू हुई। और प्रथम बार अपीलक, सातवाहन वंश के शासक अपीलक ने ग्राम दान देने की प्रथा चालू की थी। आप लोग इतिहास में देखिए। धर्मदाय भी होता है एक प्रकार का, इसको देख लीजिए। धर्म के नाम पर दान दिए गए गांव से संबंधित है। धर्म के नाम पर अगर कोई गांव दान करेंगे तो उसको धर्मदाय बोलेंगे। अगर मंदिर के नाम पे कोई दान किया जाएगा तो उसको देव स्थान बोला जाएगा। ठीक है, कि गांव में मंदिर बनवा लो बोलेंगे तो उसको बोलेंगे देव स्थान। और अगर गांव में किसी प्रकार के कोई भी धार्मिक कार्य के लिए बोलेंगे तो धर्मदाय बोला जाएगा। ठीक है, और मोकासा ग्राम में किसी प्रकार से धर्म का तो नहीं लिखा है, लेकिन ब्राह्मणों को उनके कार्य के लिए दान दिया जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा 378 नंबर का है। बस्तर की रानी जुगराज कुंवर, आपको याद होना चाहिए काकती वंश का बात है ये। काकती वंश की बात है। एक जुगराज रानी हुआ करती थी जिन्होंने आंदोलन कर दिया था, ने अपने राजा के विरुद्ध कब विद्रोह किया? आपको इसमें शासनकाल ईयर पूछ दिया है। कौन से समय में ये जो है विद्रोह किया गया था? 1842 से 54, 1876 से 84, 1878 से 82 या 1882 से 90? अगर किसी को पता हो तो कमेंट करिए, और अदरवाइज तो मैं बताऊंगा ही दोस्तों। इसका खास बात ये आंदोलन लगभग 4 से 5 वर्ष चला था, और बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1878 से 82 के बीच में काकती वंश की एक रानी जिसका नाम था जुगराज कुंवर ने शासन किसी और को सौंपने के खिलाफ जो है अपने ही राजा, अपने ही पति देव के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया था। और वो राजा कौन थे बताओ? बस्तर की रानी जुगराज कुंवर ने अपने राजा भैरम देव, वो राजा कौन थे? भैरम देव। भैरम देव की पत्नी जुगराज कुंवर ने ही उसी के विरुद्ध 1878 से 82 में विद्रोह किया था। और भैरम देव का जो शासनकाल है वो 1858 से लेकर 1890 के बीच माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। इस राज्य में 1922-23 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। उसके संस्थापक सदस्यों में से कौन नहीं है? रिपीट, कौन है नहीं पढ़ लेना, कौन नहीं थे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ई राघवेंद्र राव जी भी थे। बैरिस्टर छेदीलाल जो कि बिलासपुर के नेता थे, ये भी थे। कौन नहीं थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। आपको लगेगा कि पंडित सुंदरलाल शर्मा तो थे, लेकिन नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी जो है वो इस स्वराज पार्टी के गठन में कोई भूमिका निभाई नहीं थे, और इस संस्थापक सदस्य नहीं थे। छत्तीसगढ़ में 1922-23 में स्वराज पार्टी के संस्थापकों में ई राघवेंद्र राव, पंडित रविशंकर शुक्ल, शिवदास डागा जी, इसका नाम एडिशनल ऐड कर लो। शिवदास डागा जी, छेदीलाल को मैंने बताया ही, घनश्याम सिंह गुप्त जी दुर्ग के नेता हैं, ये शामिल थे। ई राघवेंद्र राव स्वराज दल के अध्यक्ष थे।
आपको ध्यान रखना स्वराज दल के अध्यक्ष ई राघवेंद्र राव थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा इसमें शामिल नहीं हुए थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा उस समय कांग्रेस पार्टी में ही थे शुरू से, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस से ही थोड़ा सा विचलित होकर के स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, बाद में फिर से कांग्रेस में विलय हो गई थी। क्लियर है दोस्तों? यह वीडियो कैसा लग रहा है जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मुझे पता चलेगा कि मेरे बाकी भाइयों दोस्तों को परीक्षा में तैयारी करने के लिए मदद मिल रही है, मेरा यह प्रयास सफल हो रहा है। 380 नंबर का क्वेश्चन है, इस राज्य के निम्नलिखित किस प्राचीन राजवंश से राजा प्रसन्नमात्र संबंधित थे? हम पहले ही ऑप्शन वाले में पढ़ लिए थे, इंद्रबल, उसके बाद प्रसन्नमात्र, है ना, ऐसे से आए थे ना, भीमसेन द्वितीय। तो प्रसन्नमात्र को मैं किस में बताया था दोस्तों, बताओ? प्रसन्नमात्र के आपके सरबपुरी वंश, इन्होंने सारंगगढ़ वाला जगह बसाया था। सरबपुरी सारंगगढ़ को भी बोला जाता था, ठीक है, पुराने समय में। तो चलिए, प्राचीन राजवंश जो है राजा प्रसन्नमात्र जो है सरबपुरी वंश से बिलोंग करते हैं। चलो इसी के साथ मेरा एक क्वेश्चन है, डोंगरगढ़ के पुराना नाम का होता है, डोंगरगढ़ का पुराना नाम क्या था? मैंने पढ़ा है प्रीवियस सीरीज में। डोंगरगढ़ का पुराना नाम क्या है? डोंगरगढ़ का पुराना नाम क्या है, बताएंगे आप? ठीक है, इसका ऑप्शन एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। प्रसन्नमात्र सरबपुरी वंश का शासक था। इसने 5वीं-6वीं सदी में शासन किया है। इसने निडिला नदी, कौन सी नदी? निडिला, जिसको वर्तमान में लीलागर नदी भी बोला जाता है, मल्हार शहर बसाया। प्रसन्नपुर जिसको मल्हार बोला जाता है, मल्हार नामक नगर बसाए थे। साथ ही गरुड़ चक्र और शंख, ये गरुड़ नहीं है, गरुड़ है, ठीक है, गरुड़ चक्र और शंख युक्त सोने के सिक्के चलाए थे। ध्यान रखना, सोने के सिक्के चलाए थे। प्रसन्नमात्र काफी धनी राजाओं में से एक माने जाते हैं। इन्होंने गरुड़ चक्र और शंख मुद्रा वाले सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए थे, और मल्हार शहर की स्थापना किया था। तो हम 380 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इस सीरीज का यह लास्ट क्वेश्चन था। अब जो है मैं आपसे एक अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये वीडियो अगले दिन अपलोड होगा। इस राज्य में नियुक्त निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधीक्षक के कार्यकाल में सावंत भारती का विद्रोह हुआ था? देखो, बहुत सारे विद्रोह फेमस है, गोंड विद्रोह फेमस है, डोंगरगढ़ का विद्रोह फेमस है, लेकिन अभी आपको बताना है सावंत भारती का विद्रोह किस ब्रिटिश अधीक्षक के समय हुआ था? एगेन्यू के समय, सैंडिस के समय, विल्किंसन या क्राफर्ड? आपको ऑप्शन बताना है। अगर नाम नहीं लिख सकते हो तो ABCD कर लो भाई, ABCD कर लो, लेकिन बताओ। अगर देख रहे हो वीडियो तो मैं आपका वेट कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कि कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। चलिए, थैंक यू सो मच। आगे हम जो है अगला सीरीज कल लेके आएंगे। थैंक यू।